नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन के गांधी सभागार में आयोजित किया गया, जहां पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री की पद की शपथ ली, जबकि पलटू राम, छत्रपाल गंगवार, संजीव कुमार, संगीता बलवंत बिंद, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले योगी सरकार का दूसरी बार कैबिनेट विस्तार हुआ है। नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 एसटी और 1 ब्राह्मण चेहरा मंत्री बनाया गया है। चुनाव से पहले सरकार का यह आखिरी विस्तार है। अब योगी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर के 60 हो गई है, लेकिन तमाम तरह की बातें इसे लेकर के सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, यही ध्यान में रखते हुए पार्टी सरकार चल रही है। जनता का विकास करना और विकास के कार्यों को लगातार तेज धार देना उनका मकसद है। इसमें जाति के चश्मे से, राजनीति के चश्मे से इस विस्तार को नहीं देखा जाना चाहिए। वो चेहरे कौन है, आप देखिए। जितिन प्रसाद 2004 में शाहजहांपुर से पहली बार जितिन प्रसाद ने चुनाव जीता था। 2009 में दोरहरा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद की पहचान, यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। जून में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 9 जून 2021 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जितिन प्रसाद ने ग्रहण की और इसके बाद जितिन प्रसाद अब कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। 2001 में कांग्रेस पार्टी से उनका सियासी सफर का आगाज हुआ था। मनमोहन सरकार में 2 बार मंत्री बने। तो वो चेहरे जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली, वो हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर जितिन प्रसाद को शपथ दिलाई गई। बाकी के 6 जो मंत्री हैं उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। कैसे आखिरकार देखा जाए, तमाम तरह की बातें, विभाग क्या आवंटित होंगे, इस पर भी चर्चाएं तेज हैं। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, एक एक करके उनका रुख करेंगे। आपको बता दें, पंकज मंडल हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पंकज, मैं आपके पास आ रहा हूं। कैसे आखिरकार लगातार इस बात को लेकर के कयास से चर्चाएं थी, कैसे देखा जाए कि चुनाव से ठीक पहले 7 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले योगी सरकार के पॉलिटिकल का ये प्रैक्टिकल है और इस प्रैक्टिकल का रिजल्ट 2022 में आपको देखने को मिलेगा। वो शामिल किया गया जिसमें कि कांग्रेस छोड़कर आए जितिन प्रसाद को ब्राह्मण बड़ा था मानने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो उसके साथ में जो 6 और विधायक थे उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त कराया गया, उनकी शपथ दिलाई गई। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2022 के चुनाव को लेकर योगी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक, कैबिनेट विस्तार है जिसमें कि 7 लोगों को मंत्री पद का शपथ ग्रहण कराया गया। महत्वपूर्ण बात यह है ऐसे में लोगों को दिलाएगी तो कहीं ना कहीं जो कुछ सीटें खाली रही जो मंत्री पद की उसको भरा गया है और वही जो तमाम जो जातीय समीकरण है उसको भी साथ लिया गया है। बात है उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20.5% दलित वोट है, वही अगली जगह लगभग 20% है, ब्राह्मण समाज के 13% है। ये वो बड़ा परसेंटेज जिसको लेकर पूरी तरीके से है। यही वजह है कैबिनेट विस्तार में एक दलित को भी जगह दिया गया, ओबीसी को भी जगह दिया गया, एसटी को भी जगह दिया गया। तो वही कांग्रेस से आए उनको जगह दिया गया। वाली बात होगी 5 महीने चुनाव के बचे, ऐसे 3 महीने बाद ही आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव की तैयारी। तो किस तरह से कार्य करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो ये विस्तार है, ये विस्तार 2022 के चुनाव का विस्तार मान सकते हैं आप। समीकरण है उसका विस्तार मान सकते हैं, क्षेत्रीय समीकरण है उसका विस्तार मान सकते हैं। ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, ये पूरे 2020 के चुनाव का विस्तार है।
जिसको लेकर लगातार प्रयास लंबे समय से चल रहा था। और आज जी बिल्कुल पंकज, जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार का जो विस्तार है वो सीधे चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके से किया गया है। रजनीश हमारे साथ मौजूद। रजनीश, क्या साधने की कोशिश यहां पर हुई है चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करके योगी सरकार में? देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके जो सालों से कयास लगाए जा रहे थे उस पे आखिर विराम लग ही गया। जिस तरीके से नामों की चर्चा थी कि फलाने को बनाया जाएगा, इनको बनाया जाएगा, सर AK शर्मा को बनाया जाएगा, तो सबसे बड़ी चीज है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश किया गया है। अगर हम बात करें पश्चिम की बात करें तो मेरठ में SC कोटे के मंत्री बनाए गए हैं। अगर आगरा की बात करें हम तो वहाँ जो प्रजापत बनाए गए हैं वो हालांकि माटी कला बोर्ड के पहले से ही अध्यक्ष रहे, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा सरकार ने दिया था, लेकिन ये संवैधानिक राज्य मंत्री का शपथ कहीं ना कहीं उनके लोगों में जोश भरेगा, उनके जात के लोगों में। अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जाति संतुलन साधना होता है और इसका प्रयोग 2007 से होता आया है। जिस तरह अगर बसपा की बात करें, समाजवादी पार्टी पर भी हालांकि आरोप लगा था कि कुछ ही लोगों का, कुछ जातियों का ही विकास हुआ, लेकिन हर एक पार्टियों का एक कोशिश रहता है कि हम लेकिन रजनीश, अगर जो विपक्ष कह रहा है कि AK शर्मा को मौका नहीं दिया गया, उन्हें MLC भी बनाया गया था, प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया गया, और जब उनको लाया गया तो इस तरह की चर्चाएं तेज थी कि उनको डिप्टी CM बनाया जा सकता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन अब तो ये साफ हो गया है। ऐसा क्या यहां पर जितिन प्रसाद में है जो AK शर्मा में नहीं था? देखिए, ये तो जब आप चर्चा करेंगे तो आग यहाँ लगेगी तो धुआं कहीं और उठेगा। AK शर्मा को लेके अखिलेश यादव का भी ट्वीट था कि वो दिल्ली की बात नहीं सुनते। इनका साफ इशारा था तो दिल्ली और लखनऊ के दरबार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि उनको DOPT मंत्रालय दिया जाएगा, गृह मंत्रालय दिया जाएगा, यहाँ तक की चर्चा चली कि उनको मुख्यमंत्री के बगल में बंगला भी अलॉट कर दिया गया है। खैर, AK शर्मा की बात करना आज बेमानी होगी। हम जाति समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो SC, OBC, ST समीकरण साधा गया है और इनके विधान परिषद की भी जो सीटें आई है, अगर उसमें भी बात करें तो इनका दावा है और सच भी है कि भुर्जी समाज को पहली बार प्रतिनिधित्व दिया गया है। हालांकि भुर्जी समाज को पहले समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से जात में सेंधमारी हो रही है, ये समझने वाली बात है कि भले आप विकास की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में जब तक आपके पास जातीय संतुलन नहीं होगा, जातीय समीकरण नहीं होगा, तो आपकी सारी हवा आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, राष्ट्रवाद की लहर की बात करें, लेकिन जब तक आप जातीय समीकरण संतुलन नहीं बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की सियासत में आप सफल नहीं हो पाएंगे। और हर एक पार्टियों की ठीक है रजनीश, ठीक है, जातीय संतुलन बनाने की भी यहाँ पर कोशिश है, साथ ही साथ क्षेत्रीय संतुलन बनाने की भी यहाँ पर कोशिश है, लेकिन पंकज, अगर इस 7 चेहरों को देखते हैं तो अब तो ये सवाल सामने आ गया कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी मंत्रालय के तौर पर, विभाग के तौर पर। जितिन प्रसाद से शुरुआत करें, क्या जितिन प्रसाद के हिस्से में आ सकता है पंकज? पंकज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जो ये समीकरण चल रहा है, आपको बता दें कि भले ही जितने भी 7 मंत्री बनाए गए, मंत्री विस्तार में शामिल किए गए 7 मंत्री बनाए गए, तो नए 7 मंत्री बनाए गए, भले ही उनको विभाग अलॉट कर दिया जाए, लेकिन 3 महीने का समय बचा है। 3 महीने के दौरान वो क्या कार्य करेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सारा मुद्दा है, जो सारा फोकस है, वो 2022 के चुनाव को लेकर है कि जितने भी क्षेत्र के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आगरा से, शाहजहांपुर से, बलरामपुर से, तो तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और पूरी तरीके से पकड़ बनाने के लिए रणनीति अपनाई गई है। 3 महीने बचा है। 3 महीने में इस विभाग में कौन मंत्री क्या कर लेगा, ये साफ देखने को मिलेगा। आप भी देखेंगे, जनता भी देखेगी, विपक्षी भी देखेंगे, सरकार भी देखेंगे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि 2022 के चुनाव को लेकर मंत्री पद का इन लोगों को शपथ दिलाया गया और इनको पर जिम्मेदारी, जो अहम जिम्मेदारी रहेगी, चुनाव की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि महज 3 महीने के अंदर आप विभाग के अंदर कोई भी नया प्रस्ताव ला सकते हैं, ना ही कोई नया काम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है जो विभाग लंबे समय से
काम देरी चल रहा है या उसमें योजनाएं नहीं चल पा रही, तो उसको भले ही ये सुचारू रूप से चालू करेंगे, लेकिन आगे वाले आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर ही जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। लेकिन पंकज ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाने की कोशिश की है जनता तक, उसमें पहुंचाने में कामयाब हुई है और बीजेपी जो है वो अपने पूरा का पूरा आकलन करती है और उसके बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है, उस हिसाब से 7 नए मंत्री बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। विभाग बढ़ने के बाद विभाग का काम विभाग से के तरीके से किया जाएगा, लेकिन महज 5 महीने में विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से तमाम लोगों को मंत्री पद पहली बार वो है जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, राज्य मंत्री बनाया गया, तो वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विकास को, मेन मुद्दा ये कि 2022 जी, मेन मुद्दा ये है आपके मुताबिक कि 2022 को ध्यान में रखते हुए ये परिवर्तन हुआ है। मैं एक बार जो है रजनीश के पास जा रहा हूं। रजनीश, आपने भी तमाम बातें की, तमाम समीकरणों की बात हुई है, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरणों की बात हो, जातीय समीकरणों की बात हो, लेकिन दूरगामी परिणाम और सामने सीधे चुनाव हैं। देखिए एक पूर्वांचल में कहावत है कि आपके सर में बाल कितने हैं, तो नाई का जवाब होता है कि साहब बाल की कटिंग हो रही, आपके सामने खुद काउंट कर लीजिए। मामला यही, विपक्षी भी चुटकी ले रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? 2022 के चुनाव होने में महज 180 दिन बाकी है। आचार संहिता लगेगा, इन मंत्रियों को मौका कितना मिलता है, विकास के भले काम ना करें लेकिन अपने जात में कितना काम करते हैं, क्योंकि जात को साधने के ही हिसाब से इनको मंत्रिमंडल में लाया गया है। राज्य मंत्री का भी कुछ संवैधानिक पावर मंत्री हैं, लेकिन कैबिनेट वाली पावर इनके पास नहीं होगी। तो ये तो सही बात है कि एक राज्य मंत्री का झुंझुना पकड़ाया गया है, जैसे बच्चा रोता है तो उसको झुंझुना दे दिया जाता है। लेकिन ये भी सही है, ये भी बात सही है रजनीश कि ये तो सरकार के मुख्यमंत्री के आत्म विवेक पर निर्भर होता है कि कब वो परिवर्तन करें, किसके साथ परिवर्तन करें, किनको बनाएं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका भी, रजनीश आपका भी। ये देखना होगा कि चुनाव में आखिरकार जब बीजेपी चुनाव के भीतर जाती है, और साथ ही साथ इस बात को लेकर के भी देखना होगा कि जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देने की कोशिश की गई है इन चेहरों के साथ, वो मैसेज क्या बीजेपी आम जनता तक डिलीवर कर पाई है, ये बात जनता से ही चुनाव में साफ होगी। और लेकिन इस बात का इंतजार जरूर करना होगा कि आखिरकार चुनाव में जनता इसे किस तरीके से देखती है। नमस्कार।